Dear students, Namaste. I am once again before you for class 10 students with subject History. In this ongoing chapter, the rise of nationalism in Europe, today our topic will be the French Revolution and the idea of the nation. The French Revolution and the idea of the nation. In previous class we have read about a French artist named Frederic Soriot. उसने a series of 4 prints प्रिपेयर किया था और उसमें उसने वर्ल्ड के लिए एक सपना देखा था कि वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जिसको वह कहा करता था अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो हमने पिछले क्लास में इसको जाना और पिछले क्लास में हम लोग एक टर्म को जाना था नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में हमने जाना था कि एक डिफाइंड टेरिटरी होता है और उस डिफाइंड टेरिटरी में एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है, सेंट्रलाइज्ड पावर का सॉवरेन कंट्रोल होता है उस डिफाइंड टेरिटरी पर। तो एक नेशन स्टेट, इससे पहले आपने देखा था कि फुल फ्लेज्ड टेरिटरी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट होता था। जैसे फ्रांस भी एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था अंडर लुई 16। यहां हम नेशनलिज्म की बात करने जा रहे हैं। नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ये आया था विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये आया था, ये एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 से। आपको पता है कि फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789 में अंडर द रूल ऑफ ए एब्सोल्यूट मोनार्क, एक निरंकुश राजा के अधीन एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था। लुई 16 के अधीन एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था फ्रांस। लेकिन रेवोल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आलोक में जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिला, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम हुआ ना दैट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि the political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty. Transfer of sovereignty माने कह सकते हैं कि एक तरह का पावर पर जो कंट्रोल था वह मोनार्की से ट्रांसफर हो गया किसके हाथ में? फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में। ये परिणाम था किसका? ये परिणाम था रेवोल्यूशन का। ये परिणाम था रेवोल्यूशन का। अब हम लोग देख रहे हैं एक अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक आदमी का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, बल्कि अ ग्रुप्स ऑफ पीपल, समाज का विभिन्न धारा उसमें पार्टिसिपेट किया और समाज के विभिन्न धारा के उसमें
उसमें जो पार्टिसिपेशन हुआ उसके पीछे वजह था अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो ये जो अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था, सामूहिक अपनेपन की भावना, सामूहिक पहचान सामूहिक पहचान की भावना, इसका सेंस कि ये हमारा राष्ट्र है, इस तरह का सेंस ये कैसे आया लोगों में? तो उस जमाने में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. बहुत सारे उपाय किए गए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस लाए गए जो फ्रेंच पीपल के बीच में अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट कर सका। अब है कि अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुआ, कौन से मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, कौन से प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए गए जिससे ये बदलाव देखने को आया, ये बदलाव आया। तो ये था द आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ले सिटोयन वेर इंट्रोड्यूस्ड। The idea of le patrie, the fatherland, पितृभूमि, and le citoyen, the citizen, कि ये हमारा पितृभूमि है और ये यहाँ के जितने भी लोग हैं वह यहाँ के नागरिक हैं, ये इंट्रोड्यूस किए गए जो इम्फेसाइज्ड किया द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जोर दिया किस पर? अ नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, कम्युनिटी के यूनिफिकेशन पर जोर दिया, इसके अवधारणा पर जोर दिया। दूसरा जो मेजर्स लिया गया फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन to replace the former royal standard। पहले राजा का राष्ट्र ध्वज हुआ करता था, उस राष्ट्र ध्वज के बदले में ना एक नया फ्रेंच फ्लैग जो ट्राइकलर था उसको अपनाया गया, उसको चुना गया। और ये किस मकसद से? सारे लोगों को यूनाइट करने के मकसद से, कि सारे जो फ्रेंच के जो सिटीजन्स हैं वह महसूस करे कि ये हमारे राष्ट्र का ध्वज है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। तो इससे भी उसमें अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हुआ। उसके बाद द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। आपने देखा कि स्टेट जनरल, उसके बाद उसका नाम बदल करके हो गया नेशनल असेंबली। आपने देखा था कि मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट इन क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स जो प्रॉस्पेरस और लिटरेट मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, स्टेट जनरल की मीटिंग जब राजा ने बुलाया था, लुई 16 ने बुलाया था, उसमें वोटिंग पैटर्न को लेकर के दोनों में टग ऑफ वार हुआ और अल्टीमेटली क्या हुआ? मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट जो है वह उसको बायकॉट कर दिया उस मीटिंग को, और बाद में जाकर के उसने अपने ग्रुप्स को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसके बारे हम लोग क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पढ़ चुके हैं। यह भी एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो यह भी एक प्रतीक बना अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को पैदा करने के लिए। इसके अतिरिक्त न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कॉमेमोरेटेड, all in the name of the nation. Hymns were composed,
स्तुति, देश गान, ये कंपोज किया जाने लगा। एक राष्ट्र की स्तुति शुरू हो गई, ओथ शपथ लिए जाने लगे, और जो उसमें बलिदानी होते थे, मार्टायर्स होते थे, उनको याद किया जाने लगा कि लोगों के अंदर में सैक्रिफाइस का जो भावना है उसका क्रिएशन हो। अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस, राष्ट्र के नाम पर लोग अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस कर सके, इस तरह का फीलिंग उसमें क्रिएट हो। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या क्रिएट करेगा? अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी टुवर्ड्स नेशन। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक centralized administrative system को लाया गया और पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज फॉर्मुलेट किया गया। यूनिफॉर्म लॉज लोगों को महसूस करे कि ये हमारा एक राष्ट्र है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कि अलग अलग कस्टम ड्यूटीज हुआ करता था अलग अलग प्रोविंस में। एक राज्य के अंतर्गत अलग अलग, एक देश के अंतर्गत अलग अलग प्रोविंस थे और उसका अलग अलग कस्टम ड्यूटीज हुआ करता था। उस सब को एबोलिश कर दिया गया, उसका उन्मूलन कर दिया गया। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये भी अलग अलग हुआ करता था। वेट्स एंड मेजर्स का यूनिट्स भी अलग अलग हुआ करता था। उसके बदले में एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसको अडॉप्ट किया गया। इसके पीछे भी वही मकसद था। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड। क्षेत्रीय जो बोलियां थी, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियां, उसको डिस्करेज किया गया, हतोत्साहित किया गया। और उसके बदले में फ्रेंच लैंग्वेज इसको बोला और लिखा जाता था। इट वाज स्पोकन रिटन इन पेरिस, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो एक लैंग्वेज पर जोर दिया गया, एक कॉमन लैंग्वेज पर जोर दिया गया, और यह भी था अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए। इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे मेजर्स, प्रैक्टिसेस ये इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और इसका मकसद था कि लोगों में अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हो। उसके बाद ये जो आइडियाज था, ये जो इवेंट्स हो रहा था फ्रांस में, ये जो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे फ्रांस में, ये फ्रांस से निकल करके यूरोप के अन्य देशों तक पहुंचने लगा। वहां के भी स्टूडेंट्स, अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, उन्होंने भी अपने यहाँ पॉलिटिकल क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स एस्टैब्लिश करने लगा। जब फ्रेंच आर्मीज यूरोप के अन्य देशों में पहुंचा, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, much of Italy in the 1790s, ठीक है, तो वह पहले से, चूंकि एक्चुअली ये तैयार था। फ्रेंच आर्मी मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली in the 1790s with a promise of liberating the people from their despotic rulers. तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, यह ना केवल फ्रांस को डिस्पोटिक रूलर के से फ्रांस को मुक्त करना चाह रहा था, बल्कि यूरोप के अन्य देशों को भी डिस्पोटिक, निरंकुशवादी जो शासक था, उससे मुक्ति दिलाना चाह रहा था। तो ये फ्रेंच आर्मी फ्रांस से निकल करके यूरोप के अन्य देशों तक भी पहुंचा
और उसका मकसद था कि डिस्पोटिक रूलर से वहां के लोगों को आजाद दिलाना, मुक्ति दिलाना। उसके बाद आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि डायरेक्टरी शासन के बाद, डायरेक्टरी शासन में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा हुई, इससे वहां का जो शासन था, पावर जो था, वह किसके हाथ में चला गया? नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, इसका भी इम्पैक्ट यूरोप के अन्य देशों में देखने को मिला। द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप, द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप, इसमें क्या था? इससे भी अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पैदा हुआ। नेपोलियन वाज सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स that he had already introduced in France. नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में जब पावर आया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया था, और जब यूरोप के और भी देश उनके हाथ में आया, उनके कब्जे में आया, उस रिफॉर्म्स को वह उन देशों में भी इंट्रोड्यूस किया। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, देखिए एक तरफ क्या था, नेपोलियन के आने से मोनार्की की वापसी हो गई थी। एक जमाने में फ्रांस रिपब्लिक घोषित हो गया। रिपब्लिक घोषित होने के बाद आपने देखा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में शासन आया, लेकिन ये असफल प्रयोग रहा। उसके बाद डायरेक्टरी के हाथ में शासन आया, लेकिन यहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, और बाद में जाकर के नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में वह पावर आया। नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने से एक बार फिर फ्रांस में मोनार्की की वापसी हो जाती है, और इससे वहाँ डेमोक्रेसी जो है, फ्रांस में डेमोक्रेसी का खात्मा हो जाता है। लेकिन बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाया, उसको समाहित किया, जिससे पूरा जो सिस्टम था वह ज्यादा से ज्यादा तार्किक और एफिशिएंट हुआ। उसी के तहत उसने द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न पूछता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं होमवर्क में भी ये इसको दिया हूं कि लिस्ट माने उसको लिस्टिंग करने के लिए नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसी को द सिविल कोड ऑफ 1804 को ही नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इस कोड में क्या किया गया? ये जो सिविल कोड था या नेपोलियनिक कोड था, उसमें बाय बर्थ, जन्म आधारित जो भी प्रिविलेजेस मिला हुआ था समाज में, जिस धारा को, जिस सेक्शन को, उस सारे प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया गया। एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने में सारे लोग समान हो गए, ये व्यवस्था स्थापित किया गया। एंड सेक्यूर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सेक्यूर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और संपत्ति के अधिकार को भी उसमें चिन्हित किया गया। दिस कोड वाज, लेकिन ये जो नेपोलियनिक कोड था, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांसीसी कंट्रोल के अधीन जो भी क्षेत्र था, यूरोप के जो भी देश थे, उन सारे देशों तक इस कोड को इंट्रोड्यूस किया गया।
In the Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions. वहां भी उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया. He abolished the feudal system. जहां जहां भी इनका शासन रहा, नेपोलियन का शासन रहा, उसने वहां जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसको उन्होंने एबोलिश करवाया, उन्मूलन कर दिया. फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज. और पेजेंट्स को भूदासत्व से मुक्ति दिला दिया, सर्फडम से, और जो उनसे जो लगान लिया जाता था उससे उनको मुक्ति दिला दिया गया. इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड. शहरों में भी ये जो कारीगरों का जो श्रेणी संघ होता था, वह जो रेस्ट्रिक्शन होता था, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, उसको हटा दिया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव्ड. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी सुधार लाया गया. इस तरह से बहुत सारे उपाय किए गए नेपोलियन के द्वारा. ये उपाय ना सिर्फ फ्रांस में ही किया गया, बल्कि नेपोलियन के कंट्रोल में यूरोप के जो भी देश आया, वहां सब जगह उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. इस तरह से आपने देखा कि पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, इनको एक नए तरह के फ्रीडम का आभास होने लगा, एक नए तरह के आज़ादी का आभास होने लगा. और इस तरह से ये जो यूनिफॉर्म लॉज था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, इससे क्या हुआ, मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल, एक रीजन से दूसरे रीजन में इसके मूवमेंट और एक्सचेंज में सहूलियतें आने लगी. ये फैसिलिटी उनको मिलने लगा. इस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन तमाम प्रयासों से पैदा हुआ यूरोप, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी. तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे. हमारा आज का टॉपिक था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. इसी के साथ ये टॉपिक मेरा समाप्त हो रहा है. इसमें कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं जो बेस्ड ऑन जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है उस पर आधारित है. ये होमवर्क्स है, इसको आप काइंडली बना लेंगे. पहला होमवर्क जो है इसमें मेरा वह है, describe any 5 measures introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. पहला होमवर्क है, describe any 5 measures introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. दूसरा होमवर्क है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप. और तीसरा होमवर्क है, थर्ड होमवर्क, लिस्ट द फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली known as the Napoleonic Code. List the features of the Civil Code of 1804 usually known as the Napoleonic Code. तो ये आज का होमवर्क है. आपने होमवर्क देखा, मैंने आपको होमवर्क दिया. जो ये सारे जो 3 होमवर्क, ये तीनों होमवर्क जो था ये बेस्ट था आज के टॉपिक पर. आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अ लॉट ऑफ थैंक्स. गुड बाय.